हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम ज्योग्राफी की इस श्रृंखला में जो बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि ये हमारी जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन की जो 2025 की नई बुक है, ये हमारा उससे जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम मिट्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है दोस्तों कि काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि काली मिट्टी को हम रेगुर कहते हैं और काली कपासी वाली मिट्टी भी कहते हैं या काली कपासी मृदा कहते हैं। तो इसीलिए जो हमारा सही विकल्प होगा वो हमारा विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। अब देखिए, खादर और बांगर क्या है। तो खादर जो है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, नवीन जलोढ़ मिट्टी है, उसे हम खादर कहते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ जलोढ़ होती है जिसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। तो ये जो प्रकार दिए गए हैं वो हमारे जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। देखिए, पुरानी जलोढ़ जो होती है उसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा ज़्यादा होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और जो नवीन जलोढ़ जलोढ़ होती है उसे हम खादर कहते हैं। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि कर्नाटक निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए, कर्नाटक और गुजरात में जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये देखिए, आपका ये जो सवाल है वो बीपीएससी टीचर 9वीं और 10वीं के एग्ज़ाम में अभी हाल ही में 8/12/2023 को पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हम बात करें तो काली मृदाएँ दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती हैं। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों पर दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भागों में भी गहरी काली मृदा पाई जाती है। इन मृदा को क्या कहते हैं, रेगुर कहते हैं और काली कपासी मृदा भी कहते हैं। ठीक है। इसमें जो है कपास की फसल बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, काली कपासी मिट्टी कहते हैं। और इसे एक और भी कहते हैं, नाम है स्वतः जुताई वाली मृदा। स्वतः जुताई वाली मृदा की अगर बात की जाए तो वो भी कौन सी हमारी होती है, काली मिट्टी होती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि रेगुर किसका नाम है। तो रेगुर किसका नाम है, यह क्वेश्चन आपका एमपीपीसीएस प्री 2013 और 44वीं बीपीएससी प्री 2000 और 1998 में पूछा गया है। तो हमारा जो रेगुर मिट्टी है उसे हम क्या कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो रेगुर मिट्टी हमारा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसीलिए जो हमारा सही विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए, पाई जाती है, तमिलनाडु में भी पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा पूछा है तो सबसे ज़्यादा हमारा महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो दोमट या जलोढ़ मिट्टी से रिलेटेड है। तो देखिए, कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। तो आप सभी को पता होगा, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदियों के द्वारा निर्मित है। नदियों के द्वारा जब बाढ़ आती है तो ये मिट्टियाँ बहा कर लाई जाती हैं और तटीय क्षेत्रों में फैला दी जाती हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी आपको बताया भी कि जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होते हैं, पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़। और नवीन जलोढ़ जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम बांगर कहते हैं। तो हमारा अगला जो सवाल है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित है। देखिए, घुमा फिरा कर लैंग्वेज बदल के आपसे बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है अलग अलग एग्ज़ामों में। तो हमारी जो नदियों के द्वारा जो मिट्टी निर्मित है वो है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पुरानी जलोढ़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा, बांगर। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो पुरानी जो जलोढ़ है दोस्तों वो हमारा बिहार के जो पूर्णिया और पटना के क्षेत्र हैं, पूर्णिया और पटना के, वहाँ पे आपको देखने का मिलता है। देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है जिसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, इसका भंडार जो है बिहार के पूर्णिया और पटना जिलों में अधिकतर मिलता है। ठीक है। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है
वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ये हमारा 65वीं बीपीएससी एग्ज़ाम में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए, दुमट्टी लोम मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? तो लोम मिट्टी में आपके बालू कण भी मिलते हैं और पासू कण भी मिलते हैं और चिकनाई वाले कण भी मिलते हैं, इसीलिए हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अब ये दुमट्टी का मतलब दोमट या जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहा है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा जो है दोस्तों वो हमारा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब करेवा जो मिट्टी होती है वो हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि कश्मीर में जो है वो केसर की खेती अत्यधिक होती है और वहाँ वही करेवा पर ही केसर की खेती होती है। तो आप लोग ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। देखिए, करेवा जो है वो हिमनद, चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थों के हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। करेवा में करेवा में जाफरान, जिसे हम केसर कहते हैं, वो कृषि के लिए प्रसिद्ध है। करेवा किस प्रकार की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है जो बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया है कि करेवा मिट्टी जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है वह कहाँ पाई जाती है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया ये कहाँ पाई जाती है, तो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। हमारा जो अगला सवाल है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो आप सभी लोग बताइएगा कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस में मिट्टी मिलता है? तो आपको चिकनी मिट्टी में मिलता है। ठीक है, अब कैसे मिलता है? चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है, इसीलिए पौधों की सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृतिका व बालू की मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन जो होता है बहुत कम होता है। अब वायु का जब आवागमन कम होता है, इसीलिए जो पानी है वो बहुत जल्दी सूखता नहीं है, तो इसीलिए जो है इसमें पानी सबसे अधिक पानी इकट्ठा रहता है। हमारा जो अगला सवाल है कि वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? अब ये देखिए, ये आपका जो सवाल है वो बीपीएससी टीआरई 3 वाले एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो जुलाई 2024 में हुआ था। तो जो वृक्ष की जड़ें हैं वो केशिका जल की मदद से जो है वो पानी को अवशोषित करती हैं। तो इसमें केशिका होता है पौधों में, उन्हीं की सहायता से जो है वो जल को मिट्टी से अवशोषित करते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? तो लेटराइट मिट्टी जहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलती है। तो इनमें से अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? मेघालय में होती है। तो इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा, मेघालय। अब ये जो क्वेश्चन है आपका वो बीपीएससी स्कूल टीचर और हेडमास्टर में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा कि आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? तो ईंटों के लिए हमारा लेटराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। लेटराइट मिट्टी का प्रयोग, अब आपको सबको पता होगा कि लेटराइट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो जहाँ बारिश अधिक होती है वहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो हमारा सवाल है दोस्तों, ये बीपीएससी CDPO 2005 में पूछा गया सवाल है। तो हम ऐसे आपको सभी प्रश्न करा रहे हैं जो बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को हम कैसे रोक सकते हैं? अब देखिए, अति चराई के द्वारा ये तो होगा नहीं, क्योंकि आप चराई ज़्यादा करवाएंगे तो जो जानवर होते हैं उनके पैरों से भी मिट्टी जो है वो कटती रहती है, और वहाँ जहाँ घास नहीं रह जाएगी वहाँ पे क्या होगा कि मृदा अपरदन जरूर होगा अगर बारिश होगी तो। वनस्पति उन्मूलन के द्वारा वनस्पतियाँ भी हैं जो मृदा अपरदन को रोकती हैं, तो इसीलिए जो हमारा जो बी विकल्प है वो भी गलत हो जाएगा। पक्षियों की संख्या में वृद्धि करके ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, वनावरोपण करके अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हम क्या करते हैं, उसको वनोरोपण करके मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। वनारोपण के अतिरिक्त भी कुछ तरीके हैं जिनसे हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, जैसे सोपानी अथवा समोच्च रेखीय जुताई और अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगा के और मेड़बंदी करके हम जो है वो मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो वनस्पति से रिलेटेड है। तो देखिए, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो मध्य प्रदेश जो हमारा है वो भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार है, तो उसमें जो मध्य प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प होगा दोस्तों
हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है कि सुंदरवन क्षेत्र में है। अब सुंदरवन कौन से क्षेत्र में है, तो आप सभी को बताना है कि सुंदरवन जो है क्षेत्र में क्या है। तो सुंदरवन क्षेत्र में हमारा सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सघन मैंग्रोव वन, इसीलिए जो हमारा विकल्प डी है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो सुंदरवन जो डेल्टा है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। अब ये किन नदियों से बनता है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों से मिलकर ये डेल्टा बनता है, और इस क्षेत्र में जो है वो सबसे ज़्यादा सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो हमारा जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है मिजोरम में सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो वनों के अंतर्गत पाया जाता है, इसीलिए जो हमारा ई विकल्प है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो वनों के अंतर्गत किस राज्य में है, मिजोरम, इसीलिए जो है हमारा सही आंसर उपयुक्त में से ई हो जाएगा। अगर मिजोरम दिया होता तो हम मिजोरम पे क्लिक करते या चेक करते। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिमालयी भूरा भालू और एशियाई जंगली भैंसे रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं। तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा स्कूल टीचर या हेडमास्टर में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो जो ये हमारे हिमालयी भूरा भालू हैं और भालू, एशिया जंगली भैंसें और रेगिस्तानी लोमड़ी जो हैं वो हमारा दुर्लभ प्रजाति में है। ये जो मतलब इनकी संख्या जो है वो बहुत ही कम रह गई है, एक प्रकार से विलुप्त होने के कगार पर है, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, इन्होंने हिमालयी भूरे भालू, एशियाई जंगली भैंसे तथा रेगिस्तानी लोमड़ी को दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें ये सभी चीज़ें शामिल हैं, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव बिहार में है। तो आप सभी को बताना है कि वन्यजीव बिहार या वन्यजीव अभयारण्य जो है कौन से बिहार में है। तो आप सभी को पता होगा कि वाल्मीकि जो है वो पश्चिमी चंपारण में है, और जो भीम बांध है वो हमारा मुंगेर में है। ये है पश्चिमी चंपारण में, और ये जो हमारा है वो मुंगेर में है। इसके अलावा और कोई भी जो है वो नहीं है, तो इसीलिए हमारा जो विकल्प है 1 और 4 बी हमारा जो विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें दुधवा की, दुधवा हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और हम गजनेर की बात करें तो गजनेर हमारा राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे, राजस्थान में। हमारा जो अगला सवाल है वो है गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह जो है गंगा नदी के डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये भी सही है, क्योंकि ये जो है वो प्राय लुप्तप्राय जीव है जो खत्म होने के कगार पे है। अब इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देता है। देखिए, इसको गंगेटिक डॉल्फिन या अंधी डॉल्फिन भी कहते हैं, तो ये भी हमारा सही है। यह इको लोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है और शिकार करती है, ये भी हमारा सही है। और लास्ट वाला, इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। तो जो हमारा ये है चौथा, वो भी हमारा सही है। देखिए, हमसे पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो हमारा जो डी विकल्प है उपयुक्त सभी, इनमें से जो चारों कथन दिए गए हैं दोस्तों ऑप्शन, वो चारों सही है, इसीलिए जो हमारा उपयुक्त सभी है वो सही हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो हमारा कांटेदार जंगल जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सभी जगह नहीं पाए जाते हैं, तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। अब ये भी जो सवाल है दोस्तों वो हमारा BPSC स्कूल मास्टर हेडमास्टर में पूछा गया है। इसमें थोड़ा सा पब्लिकेशन की तरफ से, थोड़ा पब्लिशर की तरफ से जो है वो मिसप्रिंट किया गया है। इसमें नहीं पाए जाते हैं पूछा गया है, तो इन्होंने ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो है वो कांटेदार
कांटेदार जंगल जो है वो पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कांटेदार जंगल की, तो कांटेदार जंगल शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जंगल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट, दक्कन के पठार और शुष्क क्षेत्र में गुजरात के पूर्वी ढलानों पर पाए जाते हैं। इन जंगलों के कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष कैक्टस, खजूर, बबूल और ककिर है। यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक है। तो देखिए, इसमें जो है वो मिज़ोरम और मेघालय। मिज़ोरम में भी जो है वो लगभग 84.53% वन है। और जो हमारा मेघालय है, मेघालय में हमारा 76% वन है। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी होगा, ई होगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक, वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देखिए, हमारा मिज़ोरम में भी कितना है, 84, और मेघालय में कितना है, 76। इस हिसाब से भी हमारा दो राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 75% से ज़्यादा वन क्षेत्र हैं। इसीलिए जो हमारा विकल्प ई है उपयुक्त में से एक से अधिक, हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, हमारा ये पूछा था कि नहीं है, तो दोस्तों नागालैंड और मध्य प्रदेश भी जो है, इनमें ये दोनों भी हैं, वो इनमें नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पर भी वही विकल्प सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। हमारा जो क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है। तो अगर हम बात करें कि जब ये क्वेश्चन 2001-2 में पूछा गया था, उस टाइम पर जो है वो क्या था, 20.64 था। तो 20.64 के निकटतम जो है वो 20.7 है। इसीलिए हमारा ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर हम वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में हमारा 24.6% जो है, 62% वो है हमारे भारत में जो है 1% है। कितना, 24.62%। अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार में आपका 7.84% वन करंट टाइम में पाए जाते हैं वर्तमान समय में। तो ये जो पहले का क्वेश्चन है, इसीलिए हमारा 20.7% पर सही माना गया है। लेकिन अब जो है वो आंकड़ा बदल चुका है। तो अब भारत में जो 1% है वो है 24.62%। अगर पूछे कि कितना होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए। कितना, 33%। हमारा जो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो हमारा जो पश्चिमी चंपारण है दोस्तों, वो जो है वो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है। इसीलिए जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब ये भी सवाल जो है वो 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए, प्रश्नकाल एवं वर्तमान में पश्चिम चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है। ठीक है, कैमूर जो है वो दूसरे नंबर पर है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है सघन वन है। देखिए, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र किसमें है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सबसे ज़्यादा अगर भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की बात करें अधिकतम वन की, तो वो मिज़ोरम में है। इसीलिए जो हमारा मिज़ोरम है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, जो बीपीएससी टीचिंग एग्जाम का क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भारतवर्ष में जो है वो 81,000 प्रजातियां जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। ये आपकी एनसीईआरटी से हूबहू क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। 6वीं से लेकर 10वीं तक जो जूनियर टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारा देखिए, भारतवर्ष में जीव जंतुओं की 81,000 से अधिक तथा वनस्पतियों की 47,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अनुमानतः 47,000 पौधों की प्रजातियों में से लगभग 15,000 फूलों की प्रजातियां जो हैं वो आपकी स्वदेशी हैं। ठीक है, तो अगली बार हो सकता है पूछ ले कि स्वदेशी कितनी है, तो 15,000 फूलों की प्रजातियाँ स्वदेशी हैं या स्थानिक हैं। देखिए, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में किसमें सबसे कम क्षेत्र में वन है, या किसका सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है। तो जो हमारा चंडीगढ़ है दोस्तों, चंडीगढ़ में जो है वो सबसे कम वन वाले क्षेत्र हैं। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम जो है प्रदेशों में 22.8 किलोमीटर स्क्वायर में हमारा क्षेत्रफल में
ये 1 है, जबकि पुडुचेरी में 53 है और दमनदीप और लक्षद्वीप में ज़्यादा ही हैं। इसीलिए जो हमारा सबसे कम वाला पूछा गया था तो चंडीगढ़ है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। तो हमारे जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जो दोस्तों, वो हमारा पूर्वी घाट पर नहीं उगते हैं। इसलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विकास जो है वो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर हुआ है, परंतु इसका जो विकास है वो पूर्वी घाट पर नहीं हुआ है। इसीलिए जो ए विकल्प है ये हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केरल की जो शांत घाटी या जिसे हम साइलेंट वैली कहते हैं संरक्षित है क्योंकि, तो इसमें जो है वो पौधों और जानवरों की जो है बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, इसीलिए इसको संरक्षित किया गया है। तो इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये तो क्वेश्चन जो है वो आपका बीपीएससी टीचर एग्जाम 11-12 में पूछा गया था, ठीक है। अब अगर बात करें हम शांत घाटी की, तो नीलगिरी के दक्षिणी पश्चिमी कोने में केरल राज्य में स्थित है। शांत घाटी या साइलेंट वैली में पौधों और जानवरों की बहुत सी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। यह जैव विविधता से भरपूर है और इसे संरक्षित किया गया है। कुंथिपु झा नदी शांत घाटी के पश्चिम हिस्से में बहती है। यह भरतपुआ नदी की सहायक नदी है। हमारा जो अगला सवाल है, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो इसमें जो है हमारा वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो क्लास की डेली पीडीएफ है वो आपको मिल जाया करेगी और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपका एक लाइक हमें एनर्जी देने का काम करता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। तो हमारा जो पट्टी सीमा परियोजना है दोस्तों वो हमारा कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। इसलिए हमारा जो विकल्प बी है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से इंटरलिंकिंग से जुड़ी है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कार्यान्वित किया गया है। हमारा जो अगला सवाल है कि भारत की सिंचाई क्षमता का जो सर्वाधिक भाग है वो किससे पूरा होता है। तो भारत की जो सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग है वो हमारा लघु एवं बृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। अगर हम बात करें तो लघु सिंचाई परियोजना, इसके तहत क्या होता है 2000 हेक्टेयर तक की भूमि सिंचित होती है। इसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल, एनीकट आदि शामिल हैं। अब भारत में 62% की जो सिंचाई है वो लघु परियोजनाओं से होती है और वहीं बृहद एवं मध्यम परियोजनाओं से बात करें तो 38% भाग, जैसे 38% सिंचाई की क्षमता पूरी होती है। इसीलिए इस विकल्प जो प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं लघु एवं बृहद परियोजनाओं से जो है वो संयुक्त रूप से जो सिंचाई होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, भारत में। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो हमारा जो त्रिवेणी नहर है दोस्तों, त्रिवेणी नहर से हमारा बिहार के क्षेत्रों में सिंचाई होती है। देखिए हमारा जो अगला सवाल है, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए होता है। अब ये जो हमारा है वो बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया सवाल है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपका सिंचाई के लिए किया जाता है। इसीलिए हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। और ये हमारे आज के सेशन के कुछ सवाल थे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल का हमारे लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको डेली क्लास की पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।